बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली इट इज़ द ऑर्गेनल दैट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय द इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898। यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1898 में, और जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम है कैमिलो गोल्जी। और इसी साइंटिस्ट के नाम पे फिर इसको जो है ना वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया गया। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की तरफ देखें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली है क्या, सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड। स्टैक बोलते हैं ढेरी को, यानी कि अब जब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं ना तो उसका ढेर लगा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्टैक। स्टैक ऑफ फ्लैटेंड, फ्लैटेंड वर्ड निकला है फ्लैट से। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंडेड या मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। मेम्ब्रेन बाउंड का ये मतलब है कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसको किसी न किसी मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ है, यानी कि इसके अराउंड बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन होगी। सैक बोलते हैं थैली को। अच्छा, सैक और इन सैक्स को कहा क्या जाता है, सिस्टरना का नाम दिया जाता है। यानी कि कुछ सैक्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज हैं, और उन सैक्स की जो है यानी कि वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की एक ढेरी है। इसके साथ वो क्या है, टुगेदर विद द सिस्टम ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल। वेसिकल इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यानी कि जो आपके पास ऐसे राउंड शेप में स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द वेसिकुलर स्ट्रक्चर। एसोसिएटेड वेसिकल्स कॉल्ड द गोल्जी वेसिकल। यानी कि यहाँ पे आप सिस्टरना और वेसिकल को कलेक्टिवली जो है वो गोल्जी वेसिकल का नाम देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो और नाम भी हैं, एक है गोल्जी बॉडीज और दूसरा है गोल्जी अपरेटस। तो कहीं अगर वो यूज़ हुए में हो तो बेसिकली वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात ही हो रही है। इसके अलावा इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड अराउंड द सेंट्रल स्टैक। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल स्टैक का क्या मतलब है, हमने बात किया सिस्टरना की। सिस्टरना ना बेसिकली इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा था, वहाँ पे भी सिस्टरना की बात की थी। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक या सैक लाइक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सिस्टरना कहा गया है। ठीक है। सेंट्रल स्टैक का ये मतलब है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में जो सबसे पहला बनने वाला सिस्टरना है और वो सेंटर में होता है, तो उसको सेंट्रल स्टैक कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले सेंट्रल स्टैक की फॉर्मेशन होती है और फिर सेंट्रल स्टैक के अराउंड ऊपर और नीचे जो है वो बाकी सिस्टरना की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह से। तो कहते हैं कि बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेंट्रल स्टैक के अराउंड यानी कि ऊपर और नीचे जो है वो बहुत सारे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि इसी तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो इंटरकनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ। आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। इसके अलावा एट वन एंड ऑफ द स्टैक अ न्यू सिस्टरना आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये बात हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स इनको सिस्टरना कहा जाता है। और ये दरमियान में जो आपको यानी कि ये दरमियान वाला जो है ये एक सेंट्रल स्टैक है, और सेंट्रल स्टैक के ऊपर और नीचे बाकी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर अटैच हैं, यानी कि तब हम कहते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स है जो कि सेंट्रल स्टैक के अराउंड बने हुए हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के आपको फेसेस नज़र आते हैं, एक है सिस फेस और एक है ट्रांस फेस। अच्छा, सबसे पहले हमने जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन को बनाना और फिर उस प्रोटीन को देना को ट्रांसफर करना होता है उसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग करता है, उसकी मॉडिफिकेशन यानी कि उसमें कुछ चेंजिंग करके और फिर तब उसको सेल के अंदर सिक्रेट किया जाता है। तो ये जो वेसिकल आ रहा है फॉर एग्जांपल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, यानी कि ये प्रोटीन है जो कि एक वेसिकल के अंदर है और इसने अब जाना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये कहाँ से जाएगा, ये बेसिकली जो आने वाला वेसिकल होता है जिसने एंटर होना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो सिस फेस से एंटर होता है। सिस फेस की मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज होता है और फिर ये इनसाइड आ जाता है, और फिर इनसाइड इसकी जो है ना प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, और फिर उसके बाद ये ट्रांस फेज से जो है ना वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सिक्रेटरी वेसिकल, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, यानी कि जो नए वेसिकल बन के निकलते हैं, यानी कि या आप कह सकते हैं कि वेसिकल ब्रेक सिस्टरना जो है वो ब्रेक हो रहे हैं वेसिकल में। तो ये बात भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा सिस फेस को जो है वो फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है और ट्रांस फेस को जो है मेच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। फॉर्मिंग फेस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये आके वेसिकल फ्यूज होता है और फिर यहाँ पे नए वेसिकल बनते हैं। नए वेसिकल का ये मतलब है कि वो वेसिकल टूटते हैं, फिर उनकी जो है ना प्रोसेसिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, फिर एक नए वेसिकल बन के और फिर इसके अंदर से निकलते हैं। और ट्रांस फेस को जो है वो मेच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। तो इसी की आप होप्स हो कि ये आप लाइन आपको समझ आ गई होगी। At one end of the stack, a new cisterna are constantly being formed by the fusion of vesicle from the smooth endoplasmic reticulum.
यानी कि प्रोटीन सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है, बन के निकलती है तो किसके पास आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आती है, और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। किस फॉर्म में करता है, वेजिकल की फॉर्म में करता है, यानी कि वो प्रोटीन जो है वो वेजिकल के अंदर होती है, वेजिकल की फॉर्म में होती है, और वो वेजिकल आके फ्यूज करता है जो किस फेस के साथ, सिस फेस के साथ। वन एंड ऑफ द स्टैक का यही मतलब है कि वो जो आपको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं तो उसके एक एंड पे, तो एक एंड पहला वाला कौन सा एंड है, हमने देखा था कि वो सिस फेस है, तो सिस फेस के साथ आके फ्यूज करता है और फिर वहां से जो है ना आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ, अच्छा वो जो वेजिकल वहां पे आके फ्यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक नया सिस्टरना बन रहा है, और फिर उसकी उस वेसिकल टूटता है वहाँ पे, और फिर उसके अंदर से प्रोटीन निकलती है, फिर उसकी मोडिफिकेशन होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, और फिर अगेन वो दोबारा से जो है ना वो वेसिकल बन के और फिर वहाँ से निकल जाता है। अच्छा आगे वो कह रहे हैं कि दिस आउटर और फॉर्मिंग फेस, आउटर फेस कौन सी है, ये वाली जहां से आने वाला वेसिकल अंदर जाएगा, और इसको फॉर्मिंग फेस भी कहा गया या फिर सिस फेस कहते हैं। इस कन्वेक्स, कन्वेक्स किस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके पास तो ये इनसाइड जो सरफेस है ये कनकेव कहलाती है, और ये बाहर वाली सरफेस जो है ये कन्वेक्स कहलाती है। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये वेसिकल आके जो है ना वो कन्वेक्स सरफेस पे आके जो है ना ये फ्यूज होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि सिस फेस जो है वो कन्वेक्स है, वाइल द इनर एंड इज कनकेव एंड इज कॉल्ड द मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस। और ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये कनकेव एंड है और यहाँ से जो है ना वेसिकल नए बन के निकल रहे हैं, तो इसलिए ट्रांस फेस को जो है वो मैच्योरिंग फेस भी कहा गया है, वेयर द सिस्टरना ब्रेक अप इनटू द वेसिकल अगेन। अच्छा इसके बाद लोकेशन देख लेते हैं कि ये किन किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक एंड सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपको ये जो है ना स्ट्रक्चर्स, ये ऑर्गेनल्स नजर आते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, और हम पहले बहुत दफा बात कर चुके हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं दैट इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा इसके बाद आते हैं फंक्शन पे। तो हम फंक्शन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका काम क्या है, प्रोसेसिंग करना है सेल की सिक्रेशंस की। सेल सिक्रेशंस का क्या मतलब है कि जो प्रोटीन आ रही थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जाहिर सी बात है वो सिक्रेट हुई थी, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको सिक्रेट किया था, तो वो सिक्रेट होके किसके पास आई है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आई है। अब वो जो सिक्रेशन है यानी कि वो जो प्रोटीन है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसकी मॉडिफिकेशन करेगा। तो कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रेशन, यानी कि जो सिक्रेशन आ रही है यानी कि जो प्रोटीन आ रही है तो उसकी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। देयर फॉर दीज ऑर्गेनल्स आर अबंडेंट इन सिक्रेटरी सेल्स। अच्छा सिक्रेटरी सेल्स ऐसे सेल्स को बोला जाता है जो कि सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर इनको ग्लैंडुलर सेल भी कहा जाता है। तो कहने के ऑब्वियसली सिक्रेशंस आती हैं, सिक्रेशंस आएंगी तो सबसे पहले जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगी और वहाँ से मॉडिफाई होंगी तो तब वो सेल में रिलीज होंगी। तो इसलिए जितने भी सिक्रेटरी सेल्स होते हैं तो वहाँ पे आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नंबर जो है वो ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा द सेल सिक्रेशंस कौन सी हो सकती हैं, ये ज़्यादातर जो होती हैं वो प्रोटीन्स ही होती हैं। द सेल सिक्रेशंस मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, जैसा कि हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही थी तो वो भी प्रोटीन ही थी, ठीक है। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और काम भी होता है कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बेसिकली जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और उनके मिलने से एक नया मॉलिक्यूल बनता है, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जब ग्लूकोज के साथ प्रोटीन मिलती है, ग्लूकोज यानी कि शुगर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ मिलता है तो एक नया मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके अलावा जब लिपिड मिलता है प्रोटीन के साथ तो एक नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज द लाइपोप्रोटीन, और फिर इसको जो है ना कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना भी। अच्छा बेसिकली मॉडिफिकेशन कैसे होती है, जब प्रोटीन अंदर आती है तो उसकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है। जब प्रोटीन अंदर आती है ना तो उसके ऊपर कुछ टैग्स लगा दिए जाते हैं। टैग्स का क्या मतलब है कि ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है ना, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन, ये टैगिंग का काम करते हैं। तो इनको सेल सरफेस मार्कर भी कहा जाता है, यानी कि इनको ना प्रोटीन की सरफेस के ऊपर अटैच कर दिया जाता है। जब अटैच कर दिया जाता है तो आपके जो सेल जो प्रोटीन है ना उसको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि उसने क्या काम करना है, यानी कि सेल के अंदर रहना है, सेल से बाहर जाना है। तो अगर सेल के अंदर रहना है तो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करना है, या फिर कोई चैनल का काम करना है, करियर का काम करना है, एंजाइम का काम करना है, तो ये जो है ना एक टैग का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की।
अच्छा, तो यहाँ पे मैकेनिज्म देख लें तो मैकेनिज्म में भी मैंने वही एग्जांपल जो है अटैच की हुई है प्रोटीन की, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कलेक्ट करेगा प्रोटीन को। कहाँ से कलेक्ट करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बना रहा है तो उस को कलेक्ट करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लेकिन उस गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक उसको कौन लेके आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके आएगा। और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जब प्रोटीन आ जाएगी तो वो उसको क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा, यानी कि कुछ उसमें चेंजिंग करेगा और मॉडिफाई दैम टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि अभी पहले प्रोटीन को नहीं पता कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आती है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो उसके बाद जो है ना वो प्रोटीन को जो है ना उसका स्पेसिफिक फंक्शन मिलता है। और फिर जब वो उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कुछ टैग्स लगा दिए जाते हैं, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, यानी कि अगेन वेजिकल की फॉर्म में वो वहां से निकल जाती है। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनल्स भी हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से निकलते हैं। सर्टन ऑर्गेनल्स सच एज द लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड द ग्लाइसोसोम्स आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्गेनल हम जो है ना आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वेजिकल्स ही होते हैं, यानी कि ये आपको कोई अलग स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये क्या है, इन ऑर्गेनल्स, ये ऑर्गेनल्स जो है वो वेजिकल की फॉर्म में, लाइक इस फॉर्म में आपको नजर आते हैं। और हमने देखा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो निकलता यानी कि जो प्रोटीन या जो भी सिक्रेशन निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? वेजिकल की फॉर्म में निकलेगी। अच्छा, अब अगर उस वेजिकल ने सेल के अंदर ही रहना है तो वो सेल के अंदर जब वो वेजिकल रहता है तो वो एक ऑर्गेनल की तरह एक्ट करता है। और अगर उसने सेल से बाहर जाना है तो वो फिर ऑर्गेनल की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब वेजिकल निकलते हैं ना तो वो डिपेंड करता है, अगर उनके अंदर जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो फिर वो वेजिकल कहलाता है लाइसोसोम। और अगर उनके अंदर जो है ना अच्छा, प्रोक्सीसोम और ग्लाइक्सोसोम भी जो है ना वो लाइसोसोम की तरह के ही होते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि इनमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लाइसोसोम के एंजाइम कुछ डिफरेंट होते हैं, प्रोक्सीसोम और ग्लाइक्सोसोम के एंजाइम जो है वो कुछ डिफरेंट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस वेजिकल के अंदर कौन से एंजाइम्स है। अगर लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं तो वो लाइसोसोम कहलाएगा, वो वेजिकल लाइसोसोम कहलाएगा। अगर पेरोक्सीसोम या फिर ग्लाइक्सिसोम के एंजाइम्स है तो वो फिर ये वाले ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से ना बाकी ऑर्गेनल्स भी निकलते हैं, जैसा कि लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सीसोम हो गया, ग्लाइक्सिसोम हो गया। इसके अलावा एक और काम क्या है लाइसोसोम का, सॉरी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम सेल वॉल को बनाना भी है। सेल वॉल ने अब कहाँ पे बनना है? ऑब्वियसली एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को बनाना, सेल वॉल को सिंथेसाइज करना भी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ही है। कैसे अब बना रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है कि इन प्लांट सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन गोल्जी कॉम्प्लेक्स आल्सो गिव राइज वेसिकल विच कंटेन द सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल। यानी कि जब सेल के डिवाइड हो रहा होता है प्लांट सेल के अंदर, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो सेल डिवाइड होता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली जो लेयर बनती है हमने बात की थी, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। इसका मतलब है अब सेल वॉल को बनाना है तो क्या होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से एक ऐसा वेसिकल रिलीज करेगा जिसके अंदर ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होगा जो कि सेल वॉल को बनाने का काम करेगा। अब इसके पीछे मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये कैसे सेल वॉल को बनाएगा। एट साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस जो है वो ऐसी स्टेज है जहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अच्छा, जब प्लांट सेल के अगर हम डिवीजन की फेजेस की या स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेज आती है करियोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, यानी कि एक से दो बनेंगे। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की स्टेज आती है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होते हैं। अब दो साइटोप्लाज्म हो गया तो ऑब्वियसली दोनों के अराउंड क्या बनेगी? सबसे पहली लेयर सेल वॉल बनती है। तो सेल वॉल कैसे बनेगी कि ये गोल्जी वेजिकल, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने अंदर से कुछ वेजिकल्स को रिलीज करेगा, और वो वेजिकल जाके ना सेल के इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर वो वाली जगह है जहाँ पे माइटोटिक प्लेट बनती है, ठीक है। उस माइटोटिक प्लेट के साथ जाके अरेंज हो जाते हैं और फिर आपस में फ्यूज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। और फिर इस फ्रेगमोप्लास्ट से जो है ना एक नई सेल वॉल की जो है ना फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से जो है ना ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल वॉल को बनाने का काम भी कर रहा है। एक डायग्रामेटिकली व्यू भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ हमने बात की थी कि सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियस के साथ से जो स्ट्रक्चर शुरू होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आप देख रहे हैं कि इसके साथ आगे ये स्ट्रक्चर जो शुरू हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इसके अराउंड आपको बहुत सारे वेजिकल भी नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ वेजिकल जो हैं वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं और फिर कुछ वेसिकल जो बन के निकल रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो ये लाइसोसोम कहाँ से निकला है? गोल्जी वेसिकल के अंदर से ये एक नया वेसिकल निकला है जो कि बन के निकला है, और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो इसलिए हमने इस वेसिकल को जो है वो लाइसोसोम का नाम दे दिया। अब ये एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल
ट्रांसपोर्ट वेसिकल वो वाला वेसिकल है जो कि सेल के अंदर स्टे नहीं करेगा, यानी कि ये निकलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से और ये सेल के आउटसाइड जो है ना वो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे वेसिकल को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल का नाम देते हैं। और जो वेसिकल सेल के अंदर स्टे करेंगे तो वो ऑर्गेनल की तरह एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये साथ में गोल्जी ऑपरेटस, मैंने आपको बताया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो और नाम भी हैं, एक है गोल्जी बॉडी और दूसरा गोल्जी ऑपरेटस। तो यहाँ पे वही डायग्राम जो ऊपर थी, ठीक है, ये सिस फेस, यहाँ से जो वेसिकल जिसने एंटर होना है वो आके इसके साथ फ्यूज करेगा और फिर यहाँ से अंदर और यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन होगी और फिर इस ट्रांस फेस से जो है ना ये वेसिकल जो है ना निकलते हैं अगेन, और सेक्रेटरी वेसिकल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। होप सो कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो